नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प के पेड ग्रुप में। दोस्तों, आज ये डिक्टेशन आपको यूट्यूब पर भी दी जा रही है। अगर इसी प्रकार की डिक्टेशन आप एग्ज़ाम तक लिखना चाह रहे हो जो कि रहेगी एनसीईआरटी से, तो इसका जो शुल्क है वो आपको व्हाट्सअप में बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फीस केवल नाम मात्र की रखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था। नाम था इक्ष्वाकु वंश विराम। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोदन नाम के एक राजा हुए विराम। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी विराम। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी विराम। पृथ्वी जैसे गौरवशील उनकी पत्नी थी विराम। नाम था माया विराम पैरा। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा कोमा। उन्होंने देखा कोमा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है कोमा, वैसे ही एक सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया है विराम। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट विराम। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है विराम। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई विराम। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोदन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं विराम। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोदन ने स्वीकृति प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया विराम पैरा। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है विराम। अतः वे एक शैया पर लेट गईं विराम। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया विराम। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ कोमा, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया विराम। उन्हें लगा कोमा जैसे वह आकाश से उतर आया हो विराम। उसका अंतःकरण पवित्र था कोमा। उसके शरीर से तेज निकल रहा था कोमा, जिससे सभी 10 दिशाएं प्रकाशित हो गईं विराम। सूर्य के समान तेजस्वी कोमा, परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था विराम पैरा। उसी समय आकाश से 2 जल धाराएं प्रभावित हुईं, एक शीतल और दूसरी उष्ण विराम। इनसे इस बालक का अभिषेक हुआ विराम। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र शैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए कोमा। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए विराम पैरा। इस बालक के जन्म के समय से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी विराम। मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी और सूर्य और भी अधिक चमकने लगा विराम पैरा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वह वन प्रांतर पूरी तरह भर गया कोमा। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की विराम। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे कोमा, वे हिंसा भूल गए कोमा। सारे संसार ने अपूर्व शांति का अनुभव किया विराम। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे कोमा। नदियाँ शांतिपूर्वक बहने लगीं कोमा। सारी दिशाएं निर्मल हो गईं और निर्भय
आकाश में दूम दम दुबी बजने लगी। विराम। केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया। विराम पैरा। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराज शुद्धोदन की आंखों से भय और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। विराम। बालक की अति मानवीय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गईं। विराम। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलचारण किया और नवजात शिशु के उज्ज्वल भविष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की। विराम पैरा। आचरण शास्त्र के ज्ञाता और शीलवान ब्राह्मणों ने जब बालक के सभी लक्षण सुने और उन पर विचार किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। विराम। आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। विराम। आनंद उत्सव मनाइए, क्योंकि यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षक भी होगा। विराम। दीपक के समान प्रकाशवान तथा सोने की कांति से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण हैं, उनसे लगता है कि यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा या परम राज्यश्री प्राप्त करेगा। विराम। यदि यह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से सारी पृथ्वी को जीत कर सभी राजाओं में ऐसे ही शोभायमान होगा, जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है। विराम। यदि वह मोक्ष के लिए वन जाएगा तो अपने तत्व ज्ञान से सभी मतों को परास्त कर सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। विराम। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, पर्वतों में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, प्रकाश पुंजों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका यह पुत्र सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। विराम पैरा। ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा, आपने इस बालक में जिन लक्षणों को देखा है वे न तो पूर्ववर्ती राजाओं में देखे गए हैं और न ही ऋषि मुनियों में, इसका क्या कारण है? ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, सुकर्म और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परवर्ती का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता है। विराम। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। विराम। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए। विराम। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु और अंगिरस जिस राजनीति शास्त्र को नहीं बता सके, उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने बता दिया। विराम। पूरा काल में जब वेद लुप्त हो गए थे तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया। विराम। इस कार्य को वशिष्ठ जैसे ऋषि भी न कर सके थे। विराम। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया था वह कार्य उनके पूर्ववर्ती च्यवन ऋषि नहीं कर सके थे। विराम। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का प्रमाण न तो अवस्था से है और न ही वंश से। विराम। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। विराम। इतिहास बताता है कि जिन कार्यों को पूर्ववर्ती ऋषि और राजा नहीं कर सके, उन्हीं कार्यों को उनके परवर्ती व्यक्तियों ने कर दिखाया। विराम पैरा। ब्राह्मणों से इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन की शंकाएं मिट गई। विराम। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। विराम। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और उन्हें सम्मानित कर विदा किया। विराम पैरा। उसी समय महर्षि असित को अनुभूति हुई कि इस समय कपिल वस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से
मुक्त करने वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया है विराम। अतः वे उनके दर्शन के लिए अपने आश्रम से कपिल वस्तु की ओर चल दिए। विराम पैरा। कपिल वस्तु में ब्रह्मवेत्ता राजपुरोहितों ने महर्षि असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक राजा के पास ले गए। विराम समाप्त। दोस्तों